अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ कि आज हम हाजिर हैं दी पोडीस। और दी पोडीस जो है वो फर्स्ट टाइम इन सखर के अंदर एक पहला पॉडकास्ट है जो काशान एंड अम्मार पॉडकास्ट के नाम से है। और आज का जो सेशन है, मैं पहले तो अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम हारिस काशान ख़ान है और पोडीस और पॉडकास्ट शो जो है हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहली जो सेलिब्रिटी है हमारे पास वो मेरी फील्ड से वाबस्ता मेरे क्लास फेलो हैं और उनका ताल्लुक भी फार्मास्यूटिकल से है और मेरा ताल्लुक भी फार्मास्यूटिकल से रहा है। तो आज के पहले शो के अंदर जो हमने स्टार्ट लिया है तो मैंने अपने फ्रेंड से लिया है और उनका नाम है फैसल खान। तो आइए उनसे मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल खान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फैसल? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह काशन भाई, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम जी हमारे पोडीज दी पोडीज में। थैंक यू सो मच। काशान एंड अम्मार पॉडकास्ट ये पहली दफ़ा जो है सखर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉडकास्ट शो। और मेरी ख्वाहिश थी कि जो पहला प्रोग्राम हो वो मेरी इंडस्ट्री से रिलेवेंट जो फ्रेंड हों उनको मैं मधु करूं और उससे ही स्टार्ट लूं, क्योंकि हमने और तुमने जो है वो कैरियर का साथ किया है। हम क्लास फेलोज भी हैं और इंडस्ट्री के अंदर भी जो है हम वो साथ हैं और इंडस्ट्री में भी हमने मेरे ख्याल में तकरीबन आगे पीछे ही स्टार्ट किया है। ऐसे ही है ना? तो फैसल भाई मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आप बेहतर जानते हैं। आप तो अपनी अभी तक सर्व कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को। तकरीबन मैं समझता हूँ 18-19 साल आपको सर्व करते हुए हो गए। मुझे 18 साल मुझे हो चुके हैं और 2006 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अराउंड अबाउट 3000 के करीब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज फर्म्स काम कर रही हैं। इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 2007-8 के दरमियान में तकरीबन कोई 1000 के करीब 1200 के करीब कंपनी ऐसी थी जो कि ऑन बोर्ड थी। लेकिन 2010 के बाद जो है और बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इसके अंदर इन लाइन हुई। तो अब अराउंड कह सकते हैं तकरीबन 3000 से ऊपर जो है इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑपरेशनल है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि 20% फार्मास्यूटिकल पर्सन पाकिस्तान में अपना सर्व कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, तो मैं समझता हूँ गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और काशन भाई इसमें अगर आप देखें कि इस 20% के अंदर भी अगर आप रेशियो देखेंगे तो उसमें जो यंगस्टर्स तबका है वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। Good. और उसकी एक पॉजिटिव साइन ये है इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, आपको इजीली जॉब अवेल हो जाती है अगर आपके पास उस कैंडिडेट के अंदर कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, हार्ड वर्किंग है तो उसको वो चीज़ें इजीली अवेल हो जाती हैं और एक सैलरी की मद में एक अच्छा अमाउंट अपने गुजर बसर करने के लिए। चलें, थैंक यू सो मच फैसल भाई, आपने बताया कि चीज़ें करते हैं। तो मैं आपसे पहला एक सवाल करना चाहूँगा क्योंकि फार्मास्यूटिकल का एक बहुत बड़ा पूल सखर में भी मौजूद है जो यहाँ पे अपना सर्व कर रहा है। तो आज आपसे पहला सवाल ये है कि आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का आगाज़ कब किया? स्टार्ट बिगिनिंग कब थी? काशन भाई मैंने अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो स्टार्ट किया वो 2006 में। 2006 में जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त तो एक स्टार्ट तो सबका ऐसा ही होता है काशन भाई। आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया। मेरी जो है वो स्टार्ट किया था, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके रिजल्ट के फौरी बाद जो हमने फील्ड ज्वाइन कर ली थी। ठीक है। तो स्टार्ट सबका ऐसा ही होता है, हर फील्ड में ऐसा ही होता है। और उस टाइम शेव नहीं थी हम लोग। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जो है वो बिल्कुल क्लीन शेव होते थे, वो दाढ़ी भी हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं आई थी और हमने अपनी प्रोफेशनल कैरियर का स्टार्ट कर दिया था। तो ये कह सकते हैं कि हम अपनी एक टीन एज वाली उसमें हम अपने एक प्रोफेशनल कैरियर में कदम रख चुके थे। आपकी भी इंडस्ट्री बिगिनिंग जो थी वो यहीं से थी, फार्मास्यूटिकल से थी या मेरे मुझे याद पड़ा मेडिकल स्टोर? काशन भाई अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड रही है। इसमें मैंने स्टार्ट जो किया था वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से नहीं किया था। पहले एक मेडिकल स्टोर पे मैं काम करता था। अच्छा। उसके बाद सखर में? हाँ सखर में। तो उसी टाइम पीरियड के दौरान स्टडीज भी कंटिन्यू करी और इसके टेस्ट से रिलेटेड, मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड तो काफ़ी प्रिपरेशन की। इंटरव्यूज़ में अपेयर हुए, हमें पता ही नहीं था कि इंटरव्यूज़ में सवालात क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसका इनलाइन किस तरीके से किया जाता है चीज़ों को। तो उन चीज़ों को समझा, इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए और उन इंटरव्यूज़ को दे देकर ही समझ में आता गया कि किस तरीके से आप अपने इंटरव्यू को बेहतर बना सकते हैं और जो एक सामने इंटरव्यूअर होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छे कैंडिडेट के क्या चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो टाइम के साथ वो चीज़ें होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेडिकल स्टोर पे रहते हुए फार्मास्यूटिकल
पर्सनैलिटीज को देखते हुए आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ एग्जैक्टली। है, ऐसे ही है? काशन भाई, इसमें क्या होता है कि आपका कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशन में जब आप आ रहे होते हैं ना, तो आपका कोई ना कोई आइडियल आपके सामने होता है यकीनन। तो हम लोग जिस एरिया से ताल्लुक रखते हैं वो पुराना सक्कर का एरिया, और वो उस वक्त में हमारे बहुत से सीनियर्स, जब हम क्रिकेट खेला करते थे और हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आए थे, तो उस वक्त जो है वो हमारे बहुत सीनियर्स होते थे, तो उनको वो हमारे लिए अट्रैक्टिव थे, वो हमारे रोल मॉडल थे। वो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी काशन भाई, वो पैंट शर्ट पहने हुए होते थे और शूटिंग्स उनकी अच्छी होती थी, टाइज पहने हुए होते थे और उनको रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल अटायर था पूरा। तो एक चीज गेस्टर उनका ये आता था कि यार इनका ना बिल्कुल व्हाइट कॉलर जॉब है और जनाब जबरदस्त उनकी जो ना ग्रूमिंग है और इस तरीके से वो। गुड यार, जबरदस्त, बेहतरीन। फैसल भाई, आज हम आपसे सारी बातें करेंगे, अच्छी बुरी जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हो लर्निंग के हवाले से, क्योंकि फार्मास्यूटिकल में हम लोगों ने साथ ही काम किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो सेम ईयर से तकरीबन हम लोगों ने साथ ही काम किया और सेम बेल्ट थी, बिल्कुल हमारी बेल्ट भी तकरीबन सेम ही थी। और ये और मैं एक सेम बेल्ट पे होते थे, सक्खर हम बेस्ड होते थे, पन्नो आकिल 2 वर्ड्स उबाड़ो तक हमारे पास टेरिटरी होती थी। इनकी टेरिटरी भी सेम थी और मेरी टेरिटरी भी सेम थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2005 के बाद से ही या 5 के एंड से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक मार्केटिंग फर्म से। लेकिन आज फैसल भाई से वो सारी चीजें पूछेंगे जो आजकल के फार्मास्यूटिकल जो यूथ है, जो अब बिगनर्स आ रहे हैं, उनको उन चीजों के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं वो सवाल कोशिश करूंगा कि इस पूरे जो कवर कर सकूं, जो हमारा एक जर्नी गुजरा है फार्मास्यूटिकल में और जो फैसल का गुजर रहा है, तो मैं उसको कवर कर सकूं। फैसल भाई बताएं, जो आपने कौन सा ऐसा शख्स था जिससे आपने मुतासिर होकर फील्ड ज्वाइन की? हमारे सामने कुछ लोग होते थे, उसमें सबसे पहले तो मेरे अपनी फैमिली में मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, माशाल्लाह। जो फार्मा इंडस्ट्री में होते थे, राहिल नाम है उनका। तो वो हमारे लिए थी कि जाहिर सी बात है कि वो बड़े थे और हमको उन्होंने हमें पढ़ाया भी सब कुछ। और हमारे एरिया में जो सीनियर होते थे, नईम शान साहब, जो हमारे अंकल भी हैं, और उन्होंने हमारे लिए ना एक समझ लें कि एक चलती फिरती जो ना वो यूनिवर्सिटी है। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और ऐसे और बहुत से लोग थे जो कि फार्मा इंडस्ट्री से, मैं जैसे आपको कहा कि हमारे एरिया में काफी लोग थे, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल थे। अच्छा, तो इनको मुतासिर, राहिल भाई को आपने मुतासिर होके, और ये सीनियर पर्सनैलिटी है हमारी, जैसे आपने नाम दिया नईम शान साहब का, तो इनसे मुतासिर होके आपने फील्ड ज्वाइन करी। तो वो क्या मुश्किलात थी उस वक्त? इतना इजी था जो आजकल की यूथ में, क्योंकि इस फील्ड से वाबस्ता रहा हूँ, तो आजकल की यूथ के लिए इजी है ज्वाइन करना फार्मास्यूटिकल को, तो इतना इजी था उस टाइम भी 2005 में? काशन भाई, जब मैंने स्टार्ट किया तो हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं था कि इंटरव्यू में अपेयर किस तरह कैसे हुआ जाता है ना। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो वो हम साइकिल जो है उस पे जाते थे, और हम लोग साइकिल जो है साइड पे खड़ी करके जनाब इंटरव्यू में बाइक्स होती नहीं थी, बाइक्स होती नहीं थी हमारे पास, मोबाइल का इतना कोई खास दौर था नहीं। तो इंटरव्यू में किस तरीके से, पहला मोबाइल कौन सा था आपके पास जब आपने इंटरव्यू ज्वाइन किया था? तो कौन सा मोबाइल होता था? 252 के नाम से बड़ा सा सेट होता था, सैम्बियंस के सेट आते थे। अच्छा, तो वो मैंने सबसे पहला सेट, तो जनाब उस वक्त उसमें बड़ी उसकी वैल्यू होती थी। अब तो मेल कर देते हैं, उस टाइम कैसे मेल करते थे? उस वक्त तो कुछ भी नहीं, मेल का सेटअप कुछ भी नहीं होता था। सारी रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती थी फोन पर, आपने देखा होगा वो होती थी। अब तो सारा कुछ चेंज, इंटायरली स्मार्ट हो गया है बड़ा, पहले इतना स्मार्ट नहीं था। अच्छा, तो पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाती थी? जैसे आजकल यंग हो, 17 से 20 साल की एज हो, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल को, पहले ऐसा था सिलसिला? उस वक्त का जो टाइम था ना कश्मीर, कि मैंने कोई 11 से 12 इंटरव्यूज किए थे, तो फिर मुझे समझ में आया था कि अब किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मेरा 13वां इंटरव्यू था, जिसमें भी एक लोकल कंपनी कह लें या मार्केटिंग कंपनी कह लें, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। अच्छा, तो 13वें इंटरव्यू पे जाके जो है मेरी क्या क्या ऐसी मुश्किलात आती थी उस वक्त अपेयर होने के लिए इस इंडस्ट्री में, जो मैं समझता हूँ कि अब नहीं है? आजकल का दौर में काशन में सोशल हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पर है, आपकी मोबाइल के अंदर सब कुछ है। पहले से सब कुछ इतना नहीं था, इतना इजी नहीं था। पहले अगर आप किसी सीनियर से पूछते थे कि मुझे इस फील्ड में आना है, तो वो आपको ये कहते थे कि बेटा आप जाएं डिस्ट्रीब्यूशन, ये फला जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ होगा, उस बोर्ड पे अगर कोई किसी कंपनी में जगह होगी तो उसका एक पंफलेट लगा हुआ होगा, तो आप उस कंपनी का नाम नोट कर लें और उस मैनेजर का नाम नोट कर लें, किस डेट पे इंटरव्यू करेंगे, किस टाइम से लेके किस टाइम तक इंटरव्यू करेंगे। इस तरह हमने
डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जाकर हाँ, डेटा कलेक्ट करते थे कि कहाँ कहाँ पे किस किस कंपनी के ठीक है। अंदर आपने ये देखा भाई वैकेंट कहाँ पर है, चले दैट्स गुड। ये देखा कि मैं वैकेंट डिस्ट्रीब्यूटर पे गए, ब्रोशर लगे हुए हैं, वॉक इन इंटरव्यू के हिसाब से आपके जो लगे हुए हैं, आपने उनके नंबर नोट किया और लिया। आपको चले, नहीं पता इस वक्त तक कि कंपनी कौन सी है क्या नहीं है, बस आपने इंटरव्यू वो कौन सी प्रिपरेशन थी जो इंटरव्यू का आपने देख लिया कि इंटरव्यूज हैं, उनको आपने कॉल्स की, या जो मीडियम्स उस टाइम होते थे कि वहाँ डिस्पैच कर देते थे हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस, जो मेरे एक्सपीरियंसेस में और आपके एक्सपीरियंस में सेम सिचुएशन थी, वो कौन सी प्रिपरेशन होती थी जो कि आज के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कहते हैं बेसिक लेयर होती है ना, वो नहीं है, वो क्या थी चीजें ऐसी? काशन भाई देखिए, उस वक्त जो है ना, जब हम इंटरव्यूज में अपेयर होते थे तो उस वक्त ना बेसिक चीजें पूछी जाती थी कि एक बुक Such आती as? थी, एक बुक आती थी, तो उसको ये समझ लें कि मेडिकल रैप की जिंदगी के लिए ना उस बुक को सब कुछ मान लिया जाता था। हैंड बुक फॉर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, 40 रुपीज की वो आती थी। 30-40 तो और रुपीज क्या? हमको ये चीज और ये जस्तुजू होती थी कि ये इतनी बड़ी बुक है और इसके अंदर कोई हमको टिक मार्क करके देते कि किसका क्या आंसर और क्या हाँ। चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन होती थी। जब आप किसी इंटरव्यू में अपेयर होते थे तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता था प्रिपरेशन किस चीज की थी, थोड़ा सा बताएंगे? वो जो देखने वाले medical आज से के related जो फार्मास्यूटिकल आपके systems हैं, कैंडिडेट्स हैं, आजकल के जो सिस्टम्स हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इस तरह से सेमेंट सिस्टम्स जो होते थे उससे रिलेटेड ह्यूमन बॉडी के जो Human सिस्टम्स body, हैं बिल्कुल। उसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम्स हैं Exactly. उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। बिल्कुल। ओके ओके। अच्छा, उसमें फिर टास्क भी दिए जाते थे कि आप किसी के पास इनलाइन हो रहे हैं तो वो आपको जो है वो बाहर मार्केट का फीडबैक कलेक्ट करने के लिए भेजा करते थे कि ये मॉलिक्यूल है और आप जाकर मालूमात करके ला कर दें हमें कि बाहर मार्केट में इस वक्त कौन सा कॉम्पिटिटर जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है, किसके पास ज़्यादा चल रहा है, तो वो डेटा कलेक्ट करके भी दिया जाता है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के असाइनमेंट्स होती थी, लिटरेचर याद करने के लिए दिए जाते थे। आज भी उसी तरह ही इंटरव्यू होता है? अब रिक्वायरमेंट्स काशन भाई काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे? देखें, जब आप जब से हमने जर्नी स्टार्ट की हाँ। 2006 में, तो उस वक्त आपकी बात हुई कि उस वक्त इंडस्ट्री में 300 साढ़े 300 कंपनीज होती थी और एमएनसीज उस वक्त जो है ना वो इंडस्ट्री को होल्ड करी हुई थी। अब वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब वो आपने भी जैसे कहा कि 2500 से 3000 की करीब कंपनीज हैं, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो उनके मैसेज को डॉक्टर चैम्बर तक कन्वे कर दे, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। पहले बेसिक चीज़ों के ऊपर बात होती थी, डिटेलिंग के बेस पे, प्रोडक्ट नॉलेज की बेस पे, रेगुलर विजिट की बेस पे, टाइम इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ली जाती है। अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया क्योंकि कंपनीज बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन भी ज़्यादा हो चुका है। तो इससे एक चीज़ लेकिन अच्छी हुई कि जो यंगस्टर्स थे उनको मौके ज़्यादा मिलना शुरू हो गए। पहले कुछ कंपनीज कम थी, लोग भी कम थे, अब कंपनी ज़्यादा हैं, तो आज आप देखते होंगे कि सक्कर की मार्केट में आपको कितने मेडिकल लैब्स नज़र आते हैं। ओके ओके ओके। आप कह रहे हैं कि अभी मौके ज़्यादा हो गए, लोगों के लिए ऑप्शंस एक अच्छी इंडस्ट्री में आने के लिए बढ़ गए और चीज़ें स्मार्ट हो गई, रिमोटली हो गई, ठीक हो गया। पहली कंपनी कौन सी थी आपकी और कौन से ईयर में जॉब? मेरी पहली कंपनी थी जनाब पूरा फार्मा। डिस्ट्रीब्यूटर पे कौन से इंटरव्यू दिया था या होटल पे दिया था? हम तो पहले होटल और गेस्ट हाउस पे जाके देते थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता था, किसी भी होटल पे आपको बुला लिया करते थे। तो आपने कहा दिया था इंटरव्यू? खड़े खड़े भी आपके इंटरव्यू जो ना शुरुआत हो जाती थी। तो दरवेश मेडिसिन हाउस। और मैनेजर कौन थे आपके पहले? आई थिंक प्राण सक्कर में ही रहते हैं ना? वो प्राण सक्कर में रहते हैं। स्मार्ट से? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। बहुत अच्छा टाइम। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और बिलीव करें कि जो हमारा इनिशियल स्टेज था, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था। तो उनका नाम, उनकी बातें, उनकी हर स्टाइल, उनका स्टाइल, उनकी पर्सनैलिटी अभी भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है मेरे ख्याल में अपने इस स्टाइल को। तो मेरी मुलाकात होती है आपके मैनेजर के साथ और अच्छी खासी मुलाकात होती है, तो अगर उनके साथ बैठे तो बड़े एक वो कहते हैं ना उसको, उनके अंदर वो सारी चीजें हैं कि आप उनके साथ बैठ के बोर नहीं होंगे। तो ये एक उनके साथ सीन है। नाम मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, नाम अच्छा मैं नाम रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। बहरहाल अच्छे बंदे, एक अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा, दूसरी चीज आपसे ये पूछनी थी कि आपकी टेरिटरी कौन सी थी? काशन में जब स्टार्ट किया था तो मैंने पन्नो, आकिल,
पन्नो आकिल बेल्ट ये कहलाती है ना इस एरिया में। हाँ तो एक बेल्ट कहलाती थी खैरपुर बेल्ट, हाँ। एक बेल्ट कहलाती थी पन्नो आकिल, पन्नो घोटकी, आकिल, मीरपुर, घोटकी, डहर की, इसमें फिर भी छोटे टाउन एग्जैक्टली सरहद, उबाड़ों तक, आदिलपुर, उबाड़ों खानपुर, तक, ये कानपुर यही महर, करते थे, ऐसे ही था कानपुर ना। महर, कादरपुर सारे। ठीक हो गया। इसमें अच्छा इंस्टीट्यूट्स होते थे, एफएफसी, हम्म, एमग्रो, मारीडेस, वो इंक्लूड होते थे। वो भी पहला जो टूर किया मैनेजर के साथ किया या अकेले किया? अकेला किया था काशन भाई। और बिलीव करें कि कौन सा स्टेशन? तो उन्होंने ना मुझे स्टेशन कौन सा किया था आपने? उबाड़ो उबाड़ो किया था, सबसे आखिरी स्टेशन। उबाड़ो, और उन्होंने बस मुझे ना बैग दिया हाँ। और उन्होंने बैग देकर कहा कि बेटा ये चीज़ें सारी, और कल आपको जो है वो उबाड़ो जाना है। और मुझे तो पता ही नहीं, मैं कभी निकला ही नहीं था घर से, हाँ। शक्कर से बाहर कभी निकले ही नहीं थे। तो उबाड़ो उन्होंने मुझे भेज दिया। बिलीव करें काशन भाई, तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना उसमें तो उसी बस के अंदर जो है ना वो आपके साथ जानवर भी जो है ना वो बकरियां भी साथ हैं आपके, मुर्गे भी साथ और वो हैं। मुर्गे भी साथ हैं, और सब कुछ आपके साथ है। तो मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस में तो मुझे वोमिटिंग मुझे हो गई। जब बॉस ने कहा कि आप अकेले जाएंगे तो क्या क्या फीलिंग्स थी आपकी? ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे सर से ना साया छीन लिया है। ये सरो सामान हमको जो ना खड़ा कर दिया, जंग में उतार दिया हमको, हथियार उबाड़ो गए थे इससे पहले आप? कभी नहीं, कभी जाना हुआ था इससे पहले? कभी नहीं। तो कैसे किया, कहाँ से आप बैठे, क्या तो किया? ऐसे दोस्त थे, दोस्तों को बताएं कि पहले 2005 में जो लोग ज्वाइन, जिन लोगों ने फील्ड ज्वाइन की थी वो बेहतर जानते हैं कि वे ऑफ वर्किंग था किस तरह और ट्रैवलिंग कैसे होती थी। वो ट्रैवलिंग बताइएगा जरा, वो किस तरह होती थी, आप काशन में टूर तक कैसे पहुंचते? ट्रैवलिंग जो है उसमें आज भी मेरे ख्याल से होती है, लेकिन बहुत कम हो चुकी है। उसमें स्टाइल क्या था उस टाइम का? मकसद मैं चाह रहा हूँ कि दोस्तों तक बसेस, 2005 का जो है ना वो लोकल एक बसेस मैसेज काशन, कम्युनिकेट हो जाए। लोकल बसेस होती थी। आप घर से निकले पुराने चक्कर में, आपकी राय से कहाँ गए आप? पुराने चक्कर से आप निकलेंगे, पुराने चक्कर से निकल के आप हम जनाब गोल चक्कर पुलिया पर आते हैं। पुलिया पर आ गए, वहाँ ठीक से है। फिर आपको मिलती है जनाब सुजुकी। कितना किराया था? 2 रुपए। 2 रुपए किराया। कहाँ तक? 2 रुपए किराए में जो ना आप पहुंचते थे जनाब मिलिट्री रोड बाईपास तक। ठीक है, ये सक्खर पुलिया से, पुराने सक्खर की पुलिया से मिलिट्री बाईपास तक 2 रुपए में हम पहुंच जाते थे। ठीक है। अगर आपको बस के अंदर सीट जगह चाहिए तो आपको यहाँ आना है। ये एक ही ऑप्शन था? ऑप्शन तो यही होता था, क्योंकि अच्छा, स्टैंड से जो और दूसरा ऑप्शन कोई आने का? दूसरा होता था बेड़ी चौक। बेड़ी चौक, ठीक है। तो वही सुजुकी आपको बेड़ी चौक तक लेके तो बेड़ी चौक क्यों नहीं जाते थे? बेड़ी चौक तक पहुंचने में गाड़ी यहाँ से निकलती थी, वहां पहुंचती थी तो गाड़ी में जगह इतनी। कौन सी गाड़ी में ट्रेवलिंग करते थे? बस होती थी जनाब। कौन सी बस होती थी यार वो बस तो मतलब कि जैसे कराची में हम देखते हैं लोकल बस जो सक्खर टू सातकाबाद, हाँ सक्खर स्टैंड से फिल होती थी, सक्खर इस वजह से आप बाईपास जाते थे सातकाबाद तक, ताकि आपको सीट वैकेंट मिल जाए। बिल्कुल। फिर वहां से आप ट्रेवलिंग करते थे। क्या किराया था उस टाइम सक्खर से उबाड़ो जाने का? काशी में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उस वक्त उबाड़ो का टूर जो है वो 30-40 रुपए में, 40 रुपए, 35 रुपए, 35-40 रुपए में आप पहुंच जाते थे। 15 रुपए पन्नो आकिल, 35 रुपए में सक्खर से मीरपुर 2 रुपए में पहुंचते थे बाईपास। 30 रुपए उबाड़ो, फैसल भाई बता रहे 2005 की बात है, तो 2 रुपए पहुंचते थे बाईपास, और 35, 30 या 40 रुपए में जहां मामला बन जाता था या बार्गेनिंग हो जाती थी, सक्खर टू सातकाबाद बस चलती थी तो उधर ट्रेवल करते थे। सातकाबाद पहुंच जाते। तो उबाड़ो के लिए कितना बजे निकलते थे, क्योंकि उबाड़ो का तो स्टेशन दूर है भाई? 3 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। अच्छा। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30-7 फजर की नमाज पढ़ने के बाद 7 बजे आप निकल जाएंगे। अच्छा। तो आप हमारा टाइम होता था कि 10 बजे तक आपको वहाँ पहुँचना है, और 6-6:30-7 बजे तक आप निकलेंगे तो आप 10 बजे तक चले। उबाड़ो। गुड, जबरदस्त। तो पहला विजिट कैसा रहा, वही मेरा सवाल कांस्टेंट है आपका उबाड़ो का। उबाड़ो जब मैं पहुंचा तो क्योंकि आपके साथ तो कोई भी नहीं था। मेडिकल लैब को देखा मैंने, वो भी बस में ही मेरे साथ ही चढ़े थे, और इत्तेफाक ऐसा कि वो भी उबाड़ो ही उतरे। आपने गन का हाथ पकड़ ले? तो मैंने भाई इनको कहा कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी में आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेहरबानी करो बस मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, जहाँ आप जा रहे हैं मैं आपके साथ साथ जाऊंगा। एक डॉक्टरों का पर्ची पे नाम लिख के दे दिया था मुझे। हाँ। इन डॉक्टरों से आपको मिलकर आ गया। ठीक है। तो उस भाई के साथ पहली कॉल पूछना चाहूंगा किसकी थी और कैसे हुई थी? वीरभान साहब, डॉक्टर वीरभान साहब, ठीक है। उबाड़ो में वीरभान। क्या कैसी कॉल रही और क्या रही? अच्छा, उससे पहले काशी में एक सक्खर में जो मेरी फर्स्ट कॉल थी पहली, वो सक्खर की थी। ठीक है, मैं टूर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। टूर के हिसाब से वीरभान साहब उबाड़ो की थी। तो पहले ही जो कॉल मेरी इस कैरियर की थी, वो डॉक्टर AM भुट्टो साहब थे, ये अपने भुट्टा रोड वाले। इंतकाल बहुत पुराने, बहुत सीनियर, बहुत बेहतरीन किस्म के, और नए लोगों को बड़ा सपोर्ट और फेवर करने वाले, सिखाने वाले, माशाल्लाह एक बड़ा नाम। उसमें बड़ा एक मज़ाया फेस हुआ था। तो हमने जो ना बड़ा लिटरेचर याद किए हुए, सब कुछ किए हुए, मैनेजर साथ बैठे हुए थे।
तो ये हम भुट्टो की बात कर रहे हैं, भुट्टा रोड वाले। ऐसे जो ना एक बेंच होती थी, हाँ। तो एक एक मेडिकल पुट्टी जाता जाएगा तो आपका नंबर आएगा। तो जब हमारा नंबर आया तो हम बिल्कुल अपने आप को ना तंदुरुस्त करके कि जनाब बताना है, हाथ जो ना बिल्कुल यकीन माने कि लिटरली कांप रहे थे। हाँ, शेक होते हैं। हाँ, और ऐसे मैंने लिटरेचर निकाला और लिटरेचर निकाल के जो ना मैंने हाँ। सुनाना शुरू किया और मैंने पूरा लिटरेचर उनको सुना दिया। अब सामने से जो रिएक्शन था वो ये था कि डॉक्टर साहब हंसने लग गए। अच्छा। अब मैंने कहा यार पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, क्यों हंस रहे हैं। बोले बेटा अच्छी तैयारी की है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बोले लिटरेचर तो सीधा कर लो। लिटरेचर मेरा उल्टा था काशन भाई, बिलीव करें। और मैंने जरा बिल्कुल सारा लिटरेचर उनको सुना दिया। डॉक्टर साहब भी बगौर उस लिटरेचर को देख रहे हैं और वो हंसे जाए। अब मुझे समझ में ना आया कि ये हंस क्यों रहे हैं। ये नॉर्मली होता था, ये होता था, ये नॉर्मली होता था नए लड़कों के साथ कि और वो जाके जो है वो मिलते थे डॉक्टर से। तो अल्टीमेट एक डॉक्टर है, एक प्रेशर बिल्ड हुआ रिस्पेक्टेबल होता था। एक पर्सनैलिटी है और क्वालिफाइड पर्सनैलिटी है, तो इंसान फील करता है कहीं ऐसी चीज़ ना हो जो मिस्टेक कर जाए। और हमारी यहाँ इनिशियली जो तैयारी जो होती है, प्रिपरेशन जो होती है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी होती है। हम कोशिश करते हैं मैनेजर के सामने वो कंप्लीटली करें, हाँ, तो वहां पर हम शेक हो जाते हैं। प्रॉपर तरीके से की जाए। चले ये कॉल आपको भी याद है और उनको भी याद रही होगी काफी टाइम तक, मैं समझता हूँ। उन्होंने भी काफी जगह पे ये कॉल्स उन्होंने शेयर की होंगी, ऐसा है नहीं है? चले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे सैलरी पूछनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज की यूथ के मोटिवेशन के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ। ये सवाल वैसे पर्सनल है, आपकी जो फर्स्ट इनकम थी वो फर्स्ट इनकम कितनी थी, और आज जो फर्स्ट इनकम किसी मेडिकल रैप की होती है इनिशियली जिसने स्टार्ट किया होता है, वो कितनी होती है? एलिब्रेट कीजिएगा चीजों को। मेरी फर्स्ट सैलरी थी ना, तो मैंने बताया मार्केटिंग सेटअप से स्टार्ट किया। तो ऐसे कोई ऑनलाइन सिस्टम और बैंकिंग वाला सिस्टम नहीं होता था, तो उन्होंने मुझे कैश मुझे जो ना वो सैलरी दी थी। तो मेरी एज ए मेडिकल लैब पहली कंपनी की पहली सैलरी जो थी वो 7,500 रुपये बेसिक ओवरऑल, जिसमें बेसिक सब कुछ है। फार्मास्यूटिकल्स में ये होता है कि बेसिक ग्रॉस ये आपकी अलग आते हैं। एक डिसाइडेड होती है, जो डिसाइड हो जाती है आपके साथ, और प्लस में जो आपके डेली वेजेस हैं, टीए अलाउंस है जिसको टूर अलाउंस कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं, डेली अलाउंस आउट स्टेशन कहते हैं, वो आपका नाइट स्टे और प्लस में किलोमीटर, ये अलग से कंबाइन होकर इसके एक्सपेंस बनते हैं और वो मर्ज हो जाते हैं बेसिक के साथ। तो होती है तो 7,000 रुपये जब आपकी तनख्वाह मुकर्रर हुई, जो आपकी फाइनल हुई, तो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम पर? जबरदस्त। हम तो समझ रहे हैं कि ये मतलब समझ ले कि आज हमने जो ना सब कुछ हासिल कर लिया। आज हम शक्कर खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे। और आज मेडिकल लैब की क्या सैलरी है अनाउंस करते हैं आप अपने पास जो लड़का अपॉइंट करते हैं? तो कि किसी अच्छी कंपनी में एक एवरेज सेल उसके हिसाब से देखें, सैलरी के हिसाब से, तो बेसिक कितनी आप रखते हैं अपने लड़कों की? 25 से प्लस होती है बेसिक सैलरी। अगर आप कोई नया लड़का जो एक्सपीरियंस ना हो, उसके एक्सपेंस वगैरह सब कुछ मिलाकर मैं समझता हूँ 50 प्लस जो है वो स्टार्टिंग में 50 प्लस का पैकेज उसका बन जाता है, और प्लस में और भी एडवांटेजेस उनको मिल जाते हैं। उसमें तो कंपनी पे डिपेंड करता है, इंसेंटिव्स भी होते हैं, दूसरी चीजें भी होती हैं, काफी चीजें। गुड तो ये एक चीज है कि यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा हैंडसम सैलरी पैकेज मतलब। आज की वे ऑफ वर्किंग और उस वक्त की वे ऑफ वर्किंग थोड़ा सा बताइएगा और फर्क बताइएगा। काशन भाई, उस वक्त की जो वे ऑफ वर्किंग थी ना, वो कम्प्लीटली मैं समझता हूँ कि फुटवर्क पे थी। ठीक है। टाइम इन्वेस्टमेंट पे थी, रेगुलर विजिट्स पे थी, डॉक्टर के साथ इन्वॉल्व होकर रिलेशन बनाने की बेसिस पे और रिलेशन की बेसिस पर आपको प्रिस्क्रिप्शंस मिलती थी। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब वो फुटवर्क वैसा नहीं है, अब स्पेसिफिक काम हो गया। पहले लिस्ट होती थी 200 डॉक्टर्स की, तो अब कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके पास एक मेडिकल लैब के पास उसके महीने में सिर्फ 30 से 40 डॉक्टर को जो ना बस टेक केयर करनी है। उन 30-40 डॉक्टरों के पास एक एक दिन भी उनका जो ना वो बाइफरकेट कर दिया। हाँ बिल्कुल, कंपटीशन इतना टाइट हो गया, कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि डॉक्टर के चैम्बर के अंदर जो ना उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट हो गई है कि अगर आपकी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं होगी तो आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। ओके। पहले फिर वो बॉन्डिंग्स भी फिर डॉक्टर के साथ। पहले आपके पास कितनी टेरिटरी थी और आज के मेडिकल रैप्स के पास कितनी टेरिटरीज होते हैं? नॉर्मल कंपनीज की बात करें तो
अमूमन जो है काशिम भाई आज भी ऐसा ही है कि बेल्ट के हिसाब से दिया जाता है कि जैसे पन्नो टू बाड़ो और खैरपुर में है तो फिर वो हलानी में रात होता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने 2 से 3 टाउन मैक्स एक मेडिकल लैब की हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी में होता है। मकसद 3 टाउन्स को हाँ वीकली बेसिस पे विजिट कर रहे होते हैं। उससे ये एक पॉइंट रह गया, आपने बताया था कि पुरानी जो वर्किंग हम करते थे वो सारी फुटवर्क पर थी, हाँ। डेली रूटीन पर थी, फॉलो अप के ऊपर थी। आज की वर्किंग कैसी, थोड़ा सा ये बताइएगा। काशिम भाई मैंने आपको बताया ना कि बहुत स्पेसिफिक हो चुकी है। नहीं, ये वर्किंग है कि स्टाइल स्टाइल वर्किंग स्टाइल working आज के style- फुटवर्क पे काम नहीं होता। फुटवर्क है लेकिन वो हाँ। तरीके कार चेंज हो चुका। हम हमसे रिक्वायरमेंट ये होती थी कि हमको 14 से 16 कॉल्स करनी है। डेली आज करनी भी है। ऐसे ही हाँ, है, हाँ, हाँ। मेजॉरिटी कंपनीज में ऐसे ही है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि मैंने आपको कहा ना कि पूरा दिन एक डॉक्टर के पास बैठकर जस्ट हाँ, हाँ। वो काम कर रहे हो। अच्छा आजकल क्या अगर एक थोड़ा सा मार्केट से नहीं जो अगर चेंज हुआ है, फार्मा इंडस्ट्री चेंज हुई है, तो लोगों के जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना हाँ। उनके एटीट्यूड में भी चेंजिंग्स आ रही है। पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज है? अगर हम पुराने टाइम पीरियड से देखते तो मैं अपने हिसाब से कहूँगा काशम में आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा या ज़्यादा नेगेटिव है। क्लियर है, ताकि आज का जो लड़का हो वो क्लियर हाँ, रहे। वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव रखते हैं हाँ, इसको, उसकी नेगेटिव वजह रखते क्या हैं। है? उसकी वजह क्या है काशम भाई? आजकल का यंगस्टर कहता है कि कम काम करना पड़े, हाँ। सैलरी अच्छी हो, स्पेसिफिक काम हो। रीजन इसका सर? लोग थोड़े से वर्किंग स्टाइल में जो है वो अब हार्ड वर्किंग कहने के लोगों की हाँ। नहीं है। अब लोग बड़ा स्मार्टली काम को प्रेफर करते हैं कि कम स्मार्ट काम से मुराद, स्मार्ट से मुराद, स्मार्ट से मुराद आप ये कह सकते हैं कि कम काम। लेकिन मेरी इंडस्ट्री में समझ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यूथ समझे, लोग समझें, कुछ बेहतरी आ सके आपके मैसेज की वजह से, कुछ चीज़ें आ सकें। तो मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि आप एक 18-19 साल एक फील्ड को सर्व कर चुके हैं और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, आप मेडिकल रैप बने, मेडिकल रैप के बाद सीनियर मेडिकल रैप बने, उसके बाद अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, आप एग्जीक्यूटिव बने, फिर मैनेजर बने, फिर सेल्स मैनेजर बने, फिर आप सेल्स मैनेजर मुल्तान चले गए, फिर सक्खर आपने पूरा स्टेशन संभाला। तो एक बड़ा एक्सपोजर आपके पास मौजूद है, एक बड़ी टेरिटरी आपके पास मौजूद है और बड़े लड़के आपने ट्रेन किए, आपके कैंडिडेट जो भी आपके पास एमआर थे उनको सबको किया। तो मैं चाहता हूं कि वो क्लियर क्रिस्टल तकरीबन मैसेज पहुंच सके उन यूथ के पास या उन लोगों के पास कि हम जो पुरानी वर्किंग करते थे उसमें अब में फ़र्क क्या है। चेंज आना चाहिए, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, नेगेटिव चेंज आना चाहिए, मैटर ये करता है। अगर तो ग्रोथ होने से, क्वांटिटी बढ़ने से क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि नेगेटिव चेंज है तो पॉजिटिव हो कैसे सकता है? देखिए काशन भाई, हार्ड वर्किंग फुट वर्क का तो कोई इसमें किसी चीज से कंपैरिजन अल्टरनेट ही नहीं है उसका, ही नहीं इसका। वर्किंग का अल्टरनेट कोई नहीं है। हाँ, ठीक है, ओके। तो मैं आप ये कह रहे हैं वर्किंग का हाँ। अल्टरनेट की तरफ चले गए लोग। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली आप समझ रहे होंगे तो कि फैसल भाई का मकसद था कि थोड़ा चेंज आया है, चेंज आना चाहिए, चेंज बड़ा ज़रूरी है। चेंज नहीं करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप थे। तो चेंज बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आना चाहिए पॉजिटिव चेंज। एग्जैक्टली आया कि अगर हम पहले कवर करते थे 15 डॉक्टर, तो आज हमारे पास डेली रूटीन के अंदर 20 डॉक्टर की कवरेज होनी चाहिए, 25 की कवरेज होनी चाहिए। उसके लिए मीडियम्स कुछ भी हो, लेकिन कवरेज हमारी डेली की इतनी होनी चाहिए। ऐसे ही फैसल भाई और भी ना कि लोग सिंसेरिटी के साथ, हमारे मैनेजर्स जो थे पुराने टाइम में, काशम में आपने भी काम किया है, हमारे मैनेजर्स की कॉल नहीं भी आती थी तो हम डॉक्टरों ऑटो पढ़ते ढूंढ कर हम पहुंचते थे कि कोई नया डॉक्टर आया हो, तो एनालिसिस भी हमारी होती थी और प्रोस्पेक्टिंग का एक एलिमेंट जो था ना वो हमारे अंदर और हमारे टाइम पीरियड में हमारे बैच के लोगों में बहुत ज़्यादा था। इस चीज़ से आप भी एग्री करेंगे। अब वो जो एलिमेंट है ना वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो चुका है। रीजन जल्दी रीजन काशन भाई यही है, प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी तो जाहिर सी बात है स्पेसिफिक कंपनी की तरफ से नहीं है, मैनेजर की तरफ से नहीं है, कंपनीज की तरफ से भी नहीं है। कंपनीज कहती हैं कि जनाब आप सिलेक्टेड काम करें, हमें कस्टमर डेवलपमेंट करके दें। कोई कंपनी और मैनेजर की तरफ से मैनेजर्स का इसमें रोल आता है जाहिर सी बात है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करते हैं ना कंपनीज। ओके। आप कह रहे हैं कंपनीज की तरफ से वो वाली एसओपीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी। चीजें स्मार्ट हुई, लेकिन वो पॉजिटिवली वे में उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। और उसी को जो यहाँ के फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं वो फॉलो करते हैं और वही एग्जीक्यूशन अपनी टीम की तरफ करवाते हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं? क्या चीजें होनी चाहिए चेंज?
चेंज से मुराद आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव फील्ड में? चेंज जो थोड़ा आप समझते हैं कि ज़रूरत है, मैं चेंज को एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में रख लेता हूँ। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिससे फील्ड बेहतर हो सके, क्योंकि बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है, हमने की है, हमारा ख्वाहिश थी, तुमने भी की है, हमने साथ काम किया है। एक बड़ी टॉपिक है वो हम उसमें दोबारा डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, और दोबारा इस इंटरव्यू को हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड में, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये चैप्टर है। तो अगर हम डेली डेली का भी डिस्कस फैसल भाई करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा सुनने में, और एक दिन में ख़त्म होने वाली है, तो हम इसको एपिसोड वाइज ज़रूर करेंगे। आज पहला एपिसोड है, हम जितना कवर कर सकते हैं वो चीज़ें कवर कर सकें। एक लास्ट मैसेज बस मैं आपसे लूँगा, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए वो क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल के यंगस्टर को लर्निंग हो सके, और लर्निंग की वजह से वो कैपेबल हो सके, और उसकी वजह से उनकी अर्निंग बेहतर हो सके। काशिम भाई, लर्निंग प्रोसेस अपना स्ट्रॉन्ग करें। जितने भी नए कलीग्स हमारे आ रहे हैं, अगर आपके मैनेजर्स या कंपनी का एनवायरनमेंट, या फिर आप एक मार्केटिंग कंपनी में आ रहे हैं, तो अपने लिए पढ़ें। प्रोस्पेक्टिंग, हार्ड वर्किंग अपने लिए करें, कंपनीज के लिए और उसके लिए ना करें, क्योंकि ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में पे करेगी। एक आपके पास है ये चीज़, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। रिलेशन बिल्डिंग आपकी डॉक्टर्स के साथ हो, टाइम इन्वेस्टमेंट आपके साथ हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि यार आजकल के लोग जो है ना वो फ्यूचर नहीं देखते कंपनीज में। आप और हम लोग जब काम करते थे किसी कंपनी में, तो वो फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते थे कि हमारा फ्यूचर यहाँ पर है। आज के लोग जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी में काम करते हैं, फिर कंपनी स्विच कर जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। इस तरीके से वो एक टाइम आता है कि अगर उसको यही काम करते रहते हैं तो एक रोलिंग स्टोन बन जाते हैं, और उनका फ्यूचर जो है वो पीछे रह जाता है। तो बेहतर ये होता है कि लोग अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करें, इस कंपनी के साथ काम करें, सिंसेरिटी के साथ काम करें, हार्ड वर्किंग के साथ अपनी लर्निंग को मजीद स्ट्रॉन्ग करें। ये आपकी वो एसेट्स हैं जो कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। एक हो गया आपका लर्निंग, एक हो गया आपका सिंसियरिटी, एक हो गया कि अपने सीनियर्स को फॉलो करें, और कंपनी के साथ लॉयल रहें, और फ्यूचर के ऊपर काम करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आज के लोगों के लिए जो हमने आज कवर किया है, ये फर्स्ट एपिसोड है फार्मास्यूटिकल रिगार्डिंग, और ये एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता रहेगा, स्टेशन वाइज भी आएगा, टेरिटरी वाइज भी आएगा, डॉक्टर्स की कॉल के हिसाब से भी आएगा। तो ये एपिसोड इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। तो फैसल भाई का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, 18-19 साल का मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पहला जो मेरी ख्वाहिश थी कि इंटरव्यू अपनी फील्ड से रिलेवेंट मैं पर्सनैलिटी का लूँगा, तो मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त और मेरे साथी, आज मैंने फैसल ख़ान का इंटरव्यू लिया जो यहाँ पर 19 साल सर्व कर चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू सो मच। काशान एंड अम्मार पॉडकास्ट को इजाज़त दीजिए दीपोडिस से। इंशाल्लाह सेकंड एपिसोड में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।